वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। तेरी मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, तेरी मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। तो जय हिंद स्टूडेंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बोर के परमाणु मॉडल की बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। और यह बोर का जो परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया था बोर ने, ठीक ना। तो उनकी पहले कमियों को हम लोग देख लेते हैं, क्या थी कमी। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो हमारी पहली कमी थी वो ये थी कि उन्होंने परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। कहने का मतलब उन्होंने बताया कि जो कोई भी तत्व परमाणु होता है तो उसके बीच में नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक में आपका धनावेशित भाग होता है और उसी का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वहाँ पे निहित होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में उन्होंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वो गति करता है, ठीक ना, तो ये बीच में नाभिक है और वो गति करते करते अंत में नाभिक में गिर जाता है। और जब वो नाभिक में गिर जाता है तो यह अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। तो इस चीज़ को जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो व्याख्या इस बात को नहीं करता है। दूसरा जो स्पेक्ट्रम है, रेखीय स्पेक्ट्रम है, रेखीय स्पेक्ट्रम को भी परमाणु मॉडल व्याख्यात नहीं कर पाया, ठीक ना, जो रदरफोर्ड का था। जब वो व्याख्यात नहीं कर पाया तो इन कमियों को दूर किया बोहर ने। और जब इन कमियों को दूर किया तो अपने द्वारा 3 परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया। और जो उनके तीनों परमाणु मॉडल प्रस्तुत था उसमें से पहला जो कहा जाता है, पहला जो परमाणु मॉडल कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, सभी कक्षाओं में नहीं, अपनी अनुमत कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक ना, जो उनकी रेस्पेक्टेड ऑर्बिट्स होती है उनमें ही घूमते हैं। एक तरीके से उनकी जो अनुमत कक्षा होती है उन्हें हम लोग एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। जैसे आपको पता होगा पहले से कि कोई भी परमाणु होता है तो उसके बीच में उसका भाग नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक जब होता है बीच में तो उसकी जो पहली कक्षा होती है उसे हम लोग के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, नाभिक है, ठीक ना, ये आपका नाभिक है, न्यूक्लियर है, ठीक ना। इसके बाद नाभिक के बाद जो पहली कक्षा है उसे हम लोग के कक्षा कहते हैं, ठीक ना। अब ये के कक्षा कहते हैं। जो दूसरी कक्षा है उसे हम लोग यल कक्ष कहते हैं, तीसरी कक्षा को एम कक्ष कहते हैं, चौथी कक्षा को एन कक्ष कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे जो अब पहली दूसरी कक्षा है, अब यहाँ पे जो एन बराबर में, मैं यहाँ पर एन बराबर में 1 लिखा हूँ, ये एन जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या होता है। मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब के कक्ष, ठीक ना। के कक्ष में केवल आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहते, मूव करते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी तरीके से यल कक्ष में बात करेंगे तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक ना। तीसरे कक्ष में 18 होते हैं, चौथे में 32 होते हैं। और ये आपको चीज तो पहले से पता होगी कि जो प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो 2n² होते हैं, ठीक ना। 2n आपका मुख्य क्वांटम नंबर है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से, बट यहाँ पर आपको ये चीज जान लेना जरूरी है कि इसी बात को व्याख्यात किया था बोर ने अपने परमाणु मॉडल के द्वारा, ठीक ना। जब उन्होंने अपने परमाणु मॉडल के द्वारा व्याख्यात किया तो यहाँ पर क्या कि इलेक्ट्रॉन बिना अपनी ऊर्जा खोए, ठीक ना, अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं और इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। अतः इन्हें हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। तो ये इनका प्रथम कथन था, ठीक ना, जो कि राइट था। सेकेंड टर्म में हम लोग बात करते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो वो अभिकेंद्र बल प्राप्त करता है। और जब अभिकेंद्र बल प्राप्त कर रहा है तो उसमें जो होता है उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक ना। अरे तो संवेग उसका होता है, ठीक ना। जैसे द्रव्यमान, संवेग आपको पता होगा, द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, ठीक ना, पूर्ण गुणज होता है NH/2π। और कभी जब वृत्ताकार कक्ष पर घूमेगा तो जो कोणीय संवेग होता है वो MVR होता है। क्या होता है? MVR, ठीक ना। MVR = NH/2π। यहाँ पर जो आपका n है वो आपका मुख्य क्वांटम संख्या है। क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। उसके बाद जो आपका h है वो क्या है? प्लांक नियतांक है। h क्या है? प्लांक नियतांक। और ये जो प्लांक नियतांक है बहुत ही मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। आपसे परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में इसका मान पूछता है, ठीक ना। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 6.63 × 10⁻⁻में 34 जूल × सेकेंड होता है, ठीक ना। इसका जो मान होता है प्लांक नियतांक का। ये मैक्स प्लांक नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने फोटॉन की एनर्जी से लेवल, एनर्जी से संबंधित जब अपना प्रयोग किए उस चीज़ में, तो ये नियतांक को, इस नियतांक को प्राप्त किए, ठीक ना। जब उन्होंने अपने जो 2π है, आपको पाई का मान 3.14 तो पता ही होगा, ठीक ना। तो
आप इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं कि जो इनका कोणीय संवेग MVR होता है वो ANH/2 का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसी तरीके से हम जो तीसरी इनकी बात थी, जो तीसरी परिकल्पना थी, उसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, मतलब ऊर्जा छोड़ता है, एनर्जी को इमिट करता है, ठीक ना। सेकेंड टर्म में जब यह निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण होता है, मतलब इसको और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जैसे अगर बात करें कि जो किसी कक्षा की एनर्जी लेवल होती है उसके त्रिज्या पर निर्भर करती है, उसकी जो नाभिक की त्रिज्या होती है उस पर। अगर बड़ी त्रिज्या वाला है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, छोटी त्रिज्या वाला होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो उसके पास एनर्जी बच जाएगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं नाभिक मान लेता हूँ, यहाँ पर एक कक्षा है और एक दूसरी कक्षा है, इसकी एनर्जी को मैं E1 मान लेता हूँ, इसकी एनर्जी को E2 मान लेता हूँ, ठीक ना। तो अब देखिए अगर यह उच्च कक्षा से, ठीक ना, देखिए अगर ये उच्च कक्षा आप इसकी E2 है और निम्न कक्षा E1 है तो E2 से E1 में जाएगा तो अब इसकी जो बची हुई एनर्जी होती है वो बाहर निकल जाती है। और उसी एनर्जी को व्याख्यात किया था मैक्स प्लैंक, ये बोहर ने, ठीक ना। जब बोहर ने उसको व्याख्यात किया तो उन्होंने कहा जो एनर्जी इमिट होगी डेल्टा E का मान वो E2 माइनस में E1 होगा। E2 माइनस में क्या होगा, E1 होगा, और इसका जो मान होता है डेल्टा E का वो कितना होता है, E2 माइनस में E1 HC अपान में लैम्डा होता है। HC अपान में लैम्डा होता है, H को आपका जो प्लैंक नियतांक हो जाता है, C प्रकाश का चाल हो जाता है, लैम्डा उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हो जाती है, ठीक ना। इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं, H भी लिखते हैं, ठीक ना, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं, ठीक ना। फोटोन कहने का मतलब जो ऊर्जा इससे उत्सर्जित होती है वो फोटोन के रूप में होती है। अगर हम सेकेंड टर्म दूसरी कंडीशन की बात करेंगे कि जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, मतलब इसको और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उस उच्च कक्षा में जाने के लिए। कहने का मतलब क्या चीज़ है कि यहाँ पर इसकी एनर्जी कम थी, अब बड़े वाले में जाएगा तो इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो एनर्जी हम लोग बाहर से देते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर उस बात को हम कहते हैं कि ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।